रहा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और इस वक्त 1 बज चुके हैं। हम खबरों को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी। 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 11 बजे तक हुआ 26.30% मतदान। पश्चिम बंगाल से फिर से हिंसा की खबरें। जयनगर लोकसभा क्षेत्र में भीड़ ने ईवीएम मशीन को लूटा। एक सीयू, एक बीयू, 2 वीवीपीएटी मशीन्स को तालाब में फेंका। एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू। अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का होना है फैसला। प्रधानमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद समेत रामकृपाल यादव और अनुप्रिया पटेल का भविष्य आज ईवीएम में हो जाएगा बंद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजद के पूर्व अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट। लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। उत्तर और पूर्वी भारत में जानलेवा होती जा रही है गर्मी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। 50 से अधिक लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम का नया प्रस्ताव किया पेश। कहा, युद्ध को समाप्त करने का समय आया। हमास ने भी दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री की ध्यान और साधना का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कल प्रधानमंत्री के ध्यान और साधना का दूसरा दिन था। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद प्रधानमंत्री 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। यहां पूजा करने के बाद ध्यान साधना में लगे हैं। आज ध्यान साधना पूरी कर प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौटेंगे। तो प्रधानमंत्री की ध्यान साधना का अंतिम दिन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये वो स्थान जहां स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का स्वप्न देखा था। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमेशा से प्रेरित रहते हैं। रामकृष्ण मठ के 125वीं वर्षगांठ पर भी प्रधानमंत्री ने अपने इसी वक्तव्य को दोहराया था। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना का अंतिम दिन, एक्सटेंसिव और एग्रेसिव कैंपेनिंग के बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे और ध्यान साधना में लीन। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री के ध्यान साधना का आज अंतिम दिन। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। हम आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। जहां इस चरण में बिहार की अगर बात करें, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान के प्रति लोगों का जोश और उत्साह देखते बनता है। लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की है। आपके समक्ष जो 4 तस्वीरें हैं वो वाराणसी, उत्तर प्रदेश, बिहार, दुमका, मंडी, पटना से आप देख सकते हैं कि लोग अपनी संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व को सुनिश्चित कर रहे हैं।
वहीं 7वें चरण में प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के जो दिग्गज हैं वो अपनी किस्मत को चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, वहीं पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर.के. सिंह पर दांव खेला गया, चंदौली से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, पटियाला से प्रणीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनावत और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में हैं। और वहीं अगर इस चरण में विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल और चंडीगढ़ से मनीष तिवारी। वहीं डायमंड हार्बर की अगर बात करें तो टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो जालंधर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी मैदान में, वहीं भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की नेता, बात टीएमसी की करें, साथ ही साथ दमदम सीट से कोलकाता उत्तर पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ नेता भी चुनावी मैदान में सौगत रॉय, और साथ ही साथ कोलकाता उत्तर से संदीप बंदोपाध्याय, गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकाट से पवन सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये तमाम विपक्षी दलों के वो उम्मीदवार जिन पर भरोसा जताया है उनकी पार्टी ने कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अहम सीटों की जब हम बात करते हैं तो 13 सीटें पंजाब से, जहां एक ही चरण में चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी। 7वां निर्णायक चरण है और अहम बात यहां पर यह है कि पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो आप शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वहां पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, 1 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्योंकि सूरज देवता जो है उनकी गर्मी की तपिश भी बढ़ रही है, सियासी तापमान भी बढ़ रहा है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए कितनी उत्साहजनक आप देखते हैं अभी 1 बजे तक? जी देखिए, 11 बजे का जो आधिकारिक आंकड़ा है उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वो 28% का है, जबकि वाराणसी में ये आंकड़ा 26% का है 11 बजे तक का। और जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं यहां पर 42% मतदान हो चुका है, यानी 1 बजे का जो आधिकारिक आंकड़ा आने वाला है तो आप मानिए कि उस हिसाब से 37-38% कम से कम मतदान प्रतिशत आएगा, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ा थोड़ी देर में आता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि सामान्य वोटिंग है, बहुत तेज नहीं कहेंगे। सुबह जरूर हमने देखा था कि कई पोलिंग केंद्रों पर सुबह जो 2 घंटे में जो आंकड़ा आया था 12% से अधिक था, जो एक ठीक ठाक वोटिंग मानी जाती है। 2 लोकसभा क्षेत्रों में 14% तक मतदान का आंकड़ा गया था। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं कि एक सामान्य गति से वोटिंग चल रही है। हम इसे धीमा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत तेज भी नहीं कहेंगे। क्या ये आंकड़ा 60% से ऊपर जाएगा, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, ये शाम को देखने वाली बात होगी। देखिए हमारे पीछे इस वक्त एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी यहाँ लेते हैं मतदान के बाद। और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ जो वाराणसी में आता है। हमारे साथ एक युवा वोटर है, आप मतदान कर चुके हैं, ये बताइए कि कैसा अनुभव रहा मतदान का? यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। पहला नंबर मुझे ही मिला, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ वोट डालने के लिए, और 3 बजे मेरी ट्रेन है वंदे भारत, वापस फिर जाना है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं चाहूंगा देश जैसे तरक्की कर रहा आगे करता रहे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने आंचल, कि दिल्ली से सिर्फ मतदान के लिए आए हैं, वाराणसी के निवासी हैं, मतदाता हैं, और वंदे भारत ट्रेन से यहाँ पर आए, मतदान करके वापस जा रहे हैं। तो ये एक जागरूकता दिखाता है कि लोगों को अपने मतदाता बहुत अहम बात शैलेंद्र आपने कही है कि और वो छुट्टी लेकर, बिल्कुल बहुत अहम बात आपने कही, जिस जागरूकता का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने कई रिपोर्ट्स के जरिए भी तमाम अलग अलग सीटों पर देखा, जो युवा मतदाता है वो सजग, सतर्क और जागरूक नजर आ रहा है। और खास तौर पर तमाम अन्य जो जातिगत समीकरण है, ध्रुवीकरण है, उससे ऊपर उठकर राष्ट्र हित में वोट करने के लिए तमाम उन मुद्दों की बात कर रहा है जिन मुद्दों की बात असल मायनों में चुनाव के वक्त, मतदान के वक्त होनी चाहिए। ये देखिए निश्चित तौर पर आप देखिए सामाजिक समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण भी एक सच्चाई है, लेकिन युवाओं के अपने मुद्दे हैं
और तमाम जो अलग अलग वर्ग है उनके मुद्दे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका यह कहना था कि ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा में वो अपने लोकसभा सांसद के जरिए दरअसल देश की सरकार चुनते हैं। ये बात उनको बखूबी से पता है, यानी राष्ट्रीय मुद्दे बहुत चर्चा में रहते हैं। हम इनसे ही बात कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए वो इस बात को ध्यान रखते हैं, देखिए विकास जहन में है या फिर और सब समीकरण ध्यान में रहता है जब आप मतदान करने जाते हैं? पूरी तरीके से विकास हमारे जहन में है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हम लोग पढ़ाई किए, बीटेक किया, जॉब हमारी नोएडा में लगी। 2014-13 तक हमारे वहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ थी, वहाँ की गिनी चुनी 1-2 इंडस्ट्री थी। आज मैंने 10 साल में कम से कम वीवो, ओप्पो, सैमसंग जैसे हजारों इंडस्ट्री वहाँ पे बनती हुई। कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर आपने बिल्कुल विकास, बिल्कुल विकास। इस तरह के तमाम युवा हैं जो कह रहे हैं कि दरअसल विकास को केंद्र में रखकर वो मतदान कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि आप चाहे जिस दल को वोट दीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है दलवार या उम्मीदवार, लेकिन विकास एक सबसे प्रमुख मुद्दा बनके उभरे। ये सब चाहेंगे, सभी राजनीतिक दल भी चाहेंगे कि उसको लेकर जो सबके दावे हैं वो हो। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ पर ज्यादा ही चर्चा में रहता है। काशी में जो कुछ अद्भुत विकास हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसकी चर्चा भी चारों ओर रहती है। और बीजेपी इसलिए कह रही है कि वो सिर्फ चर्चा वोट के अंतर को कितना कम कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है शैलेंद्र। लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात अब हम पश्चिम बंगाल की भी करेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल खबरों में एक छोटी सी ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की, जहां से फिर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ट्वीट कर ये बताया गया कि यहां जयनगर लोकसभा क्षेत्र के कुलतली विधानसभा क्षेत्र में बेनामी माधवपुर पोलिंग बूथ पर भीड़ ने ईवीएम मशीन को लूट लिया। उसके अलावा एक CU, एक BU, 2 VVPAT मशीन्स को तालाब में फेंक दिया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि सेक्टर अधिकारी द्वारा FIR दर्ज कर ली गई और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सेक्टर के अंतर्गत सभी 6 बूथों पर मतदान प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल रही है। सेक्टर पदाधिकारी को नए EVM और कागजात उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और कोलकाता से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या हो रहा है ये? क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य प्रशासन के दारोमदार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र के फलने फूलने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख देती हैं कि किस तरह से ये मामला सामने आया और क्या वजह रही। बहुत बढ़िया सवाल किए आंचल, और आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है कि स्थानीय प्रशासन को भी अहम भूमिका निभानी होगी। और अगर आपने ट्वीट देखा होगा तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कहा है उसमें कि जो लोकल पुलिस है वो थोड़ी दूर रह गई थी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूदगी में ये चुनाव हो रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी हद तक वायलेंस पे कंट्रोल किया गया है। 7th फेज़ में 967 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात की गई हैं और करीब 34,000 से ज़्यादा स्टेट पुलिस के लोग हैं। बावजूद इसके अगर ऐसी घटना होती है तो ये चौंकाने वाली है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये गनीमत है कि ये जो घटना है वो सुबह 6:40 पे हुई। अगर पोलिंग के बाद ये होता तो मामला कुछ और हो सकता था, क्योंकि इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन ने रिप्लेस किया नई EVM के साथ। और ये एक बड़ी खबर है जो बंगाल से आ रही है और बंगाल में अक्सर हिंसा की खबरें आती रहती है। इसके अलावा जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ISF और CPM के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है।
मैं इस वक्त कोलकाता के विधान नगर मॉडल स्कूल में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंदर मेरे पीछे जो है वो पोलिंग बूथ है और बहुत ज़्यादा सख्ती यहाँ पर की गई है। मीडिया को भी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो तमाम एहतियात के जो कदम है वो उठाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके वायलेंस होना बंगाल के अंदर ये आम बात बन गई है और हम शुरू से ये कहते रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ता है लेकिन वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होती है और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आंचल कि 12 बजे तक छठे चरण में 50% मतदान हो गया था, लेकिन अभी जो है 11 बजे तक हमारे पास जो खबर आ रही है वो महज 28.10 जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है अगर हम बंगाल को की बात करते हैं तो ये एक चिंता की वजह हो सकती है कि क्या लोग लेकिन विशाल ये जो तमाम सीटें हैं इलाकों में, फिलहाल मैं जिस जगह हूँ देखो विशाल, क्योंकि ये जो तमाम सीटें हैं जहां आज 7वें चरण में वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, इन्हें ममता दीदी का गढ़ कहा जाता है। किस तरह से भाजपा ने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए यहाँ ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, कोई बदलाव जो आप वहां पर महसूस कर पा रहे हो जब आपने वोटर्स से बात की, उनके मन को जब टटोला? देखिए आजकल होता यह है कि आजकल लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं और वो देखते हैं, पढ़ते हैं और ख़ास तौर से जो जागरूक मतदाता है, जो पढ़ा लिखा मतदाता है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है। और आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग हथियार है आपका मोबाइल, तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी सारी जानकारी वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस में पहुँचती है, यानी कि आपकी स्थानीय भाषाओं में आपको मिलती है। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है किसी भी गवर्नमेंट से, तो आपके पैमाने बदल जाते हैं। 10 साल से ज़्यादा का यहाँ पर टीएमसी का रूल रहा है और उसी जो पीरियड है उस पर उनको कसौटी, उसी की कसौटी पर कसकर उनको देखा जा रहा है कि कितना उन्होंने डिलीवर किया है या नहीं। सेंट्रल स्कीम्स यहाँ पर लागू नहीं होने दी गई, ये प्रधानमंत्री ने कहा, और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जो फ़ायदेमंद है आमजन के लिए उसको यहाँ पर लागू नहीं होने दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स लगाई, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किया उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मदद दी गई यहाँ पर, और ख़ास तौर से जो फ्री राशन की जो सुविधा है उसका बड़ा फ़ायदा मिला है लोगों को यहाँ पर। तो एक एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने अपने प्रचार को ज़बरदस्त कर दिया था और प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियाँ की। इनफैक्ट उनका कोलकाता में जो रोड शो हुआ उसके लिए तो उन्होंने कहा अपनी आखिरी रैली में, उसमें मैं मौजूद था, और वहाँ पर उन्होंने बोला, काकद्वीप जो मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, कि मेरे दिमाग में हमेशा वो तस्वीरें रहेंगी जो कोलकाता के रोड शो में मैंने देखी। तो बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि 18 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में, और इस बार वो टैली को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कई चुनावी सभाओं में कहा भी है विशाल कि हिमाचल प्रदेश से हम मान सकते हैं कि चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। हालांकि इसका जो फैसला है या नतीजा है वो 4 जून को पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और सीधे अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां आज लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हिमाचल में होने वाला ये उपचुनाव कई मायनों में खास है और इन 6 विधानसभा सीटों के नतीजों से राज्य की सरकार के भाग्य का फैसला होना है। राज्य में आज होने वाले उपचुनाव के नतीजे भी 4 जून को घोषित किए जाएंगे। सुबह 11 बजे तक के मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो कुल 26.30% मतदान हुआ। हिमाचल में मतदान सबसे अधिक 31.92% रहा। झारखंड में 11 बजे तक यह आंकड़ा 29.55%। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान 28.10% और उत्तर प्रदेश में ये 28.02% रहा। इसके साथ ही चंडीगढ़ की बात करें तो 11 बजे तक 25% से ज़्यादा का मतदान रहा। वहीं बिहार में 24% से ज़्यादा, ओडिशा में 22% से ज़्यादा और पंजाब में 23.91% रहा मतदान का आंकड़ा। तो 11 बजे तक कुल जो मतदान के आंकड़े हैं इन राज्यों से वो सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 28% के आसपास मतदान हुआ, चंडीगढ़ में 25%, पंजाब में 23% से ज़्यादा। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, बावजूद इसके पानी की यहां भारी किल्लत देखने को मिल रही है। जल संकट की पड़ताल करने के लिए डीडी न्यूज़ की टीम ने नई दिल्ली के मैचंद मार्केट इलाके का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। भीषण गर्मी और लू के तेज थपेड़ों के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है।
आम जन को जहाँ खासा परेशानी हो रही है, वहीं लोगों को पानी के इंतजार के लिए रात रात भर जगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। टैंकर आता है तो लोग उसके पीछे टूट पड़ते हैं और पानी को लेने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। अभी हम मौजूद है नई दिल्ली के मेहरचंद मार्केट में, और ये मार्केट का जो इलाका है ये नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र भी। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। पानी की क्या दिक्कत है आपको? पानी है ही नहीं है तो पानी की दिक्कत ही है। पानी आप क्या कहेंगे? पानी नहीं आ रहा, वही दिक्कत है मुझे। कब से नहीं आ रहा पानी? पानी हो गया एक हफ्ता हो गया। अब वोट की बात तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? एक हफ्ते से नहीं आ रहा पानी। और क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर बाहर से थोड़ा थोड़ा से ला रहे, कैसे मार्केट से ला रहे। आपका क्या कहना है पानी की समस्या? पानी भैया देखो, ना खारा भी नहीं आ रहा, ना मीठा रहा, ना हमारा टैंकर भी नहीं आ रहा। टैंकर भी नहीं दे रहे। हम ये रात रात भर जगते हैं पानी के लिए कि पानी, और फिर जागते हैं तो पानी कभी 10 मिनट के आएगा, कभी 5 मिनट के लिए आता है। वो पानी आता है फिर चल जाता है, तो कभी 1 बाल्टी भरा, कभी आधी बाल्टी भरा। हमारे साथ और भी महिला मौजूद है, ये बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, पानी कितनी दिक्कत है? पानी की बहुत दिक्कत है सर, आ नहीं रहा है पानी, रात भर परेशान रहते हैं। घमौरी इतनी हो रही है कि पानी भी नहीं मिल रहा है, तो नहाने के लिए घमौरी इतनी हो रही है पूछो मत। पानी की इतनी बुरी समस्या चल रही है यहाँ पे, कोई सा भी पानी नहीं आ रहा, टैंकर भी नहीं भेज रही है सरकार। किससे काम चलेगा बताओ? बर्तन भांडे के लिए भी चाहिए, नहाने धोने के लिए भी चाहिए। तो देखा आपने, ये यहाँ नई दिल्ली का इलाका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से विधायक है, लेकिन पानी की किल्लत आप सबके सामने है। ये लोग पानी के लिए न केवल रात भर जगते हैं, बल्कि पानी की जद्दोजहद के बीच अपने पैसे देकर दुगने दाम पे पानी खरीदते हैं। नहाने धोने की बहुत समस्या है, पीने के लिए भी बहुत परेशानी है, और जब पानी आता है तो वो खारा आता है या बहुत कम आता है। इसके अलावा जो थोड़ी भी ऊंचाई का इलाका है वहाँ पानी बूंद बूंद टपकता है, तो ये अपनी बारी के इंतजार में घंटों इंतजार करते हैं, और पानी की एक बाल्टी भरने के लिए 4-5 घंटे तक इनको इंतजार करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर पानी की ये समस्या न केवल इन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल विधायक होने के बावजूद यहाँ समस्या का निदान नहीं हो पाने की वजह से इनमें भारी आक्रोश भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, मेहरचंद मार्केट, नई दिल्ली। और गर्मी जमकर कहर बरपा रही है। सूर्य की तपिश से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। लू के थपेड़े ने भी लोगों को बेहाल कर रखा है। हीट वेव के कारण लोगों की जान तक जा रही है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में लू की चपेट में आने से अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई। कल देश के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी रही। चंडीगढ़ में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज और बुलंदशहर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिवपुरी में तापमान 47.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ का तापमान भी 45 डिग्री दर्ज किया गया है। हरियाणा के रोहतक में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। यहाँ भी तापमान 47 डिग्री को क्रॉस कर गया। और अब नई दिल्ली के आया नगर की बात करें तो यहाँ तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कर्नाटक के कारवार में तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और जयपुर पिंक सिटी से हमारे साथ मोहम्मद अतीक जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, कब तक हम उम्मीद कर पाएंगे कि राहत मिलती हुई नज़र आएगी? ख़ास तौर पर अगर मौसम विभाग की माने तो किस तरह की जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर भारत पूरा गर्मी से जूझ रहा है। राजस्थान में अगर हम मौसम विभाग की अगर बात माने तो आज ही मौसम विभाग ने हीट वेव से कुछ राहत मिलने की बात कही है। आज जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश होने की संभावना जताई है और हीट वेव पर कुछ जो है कमी आने के जो संकेत दिए हैं। आज संभवतः कि जयपुर में भी बारिश हो सकती है, जैसा कि आसमान में कुछ बादल भी छाए हुए हैं और जो गर्मी की तपिश थी, जो धूप की तपिश थी, वो भी कुछ कम नजर आ रही है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल जयपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था और अगर इस वक्त की बात करूं जयपुर में तो 41 डिग्री के पास तापमान है। सबसे अधिक तापमान कल श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया 47.3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से जो मौसम विभाग है उसका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में भी जो गर्मी है उससे थोड़ी राहत देखने को मिल जाएगी। अब एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो हीट वेव चल रही थी, हीट वेव को लेकर के राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसने स्वप्रसंज्ञान लिया है।
उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि देश भर में हीट वेव से जो मौतें हुई हैं उन मौतों को लेकर के जो उनके परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जाए। बहुत है। चलिए, समय हमारे पास कम है। अतीक, तो राज्य प्रशासन अपने कदम उठा रहा है ताकि गर्मी से जो परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है वो कम से कम हो। हालांकि मौसम कब मेहरबान होगा और मॉनसून कब तक आएगा इसका इंतजार सभी को है। बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर से मोहम्मद अतीक इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।